गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। जैसा कल हम लोग बोले थे, अब हम लोग सिलेबस वाइज कवर करने के लिए शुरू हो रहे हैं। और कल हम लोग को 50 क्वेश्चन दिए थे, कितने लोग बना पाए? हम बनाएंगे, चलिए चेक कर लीजिएगा। और आज फिर से आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेगा। ये वीडियो के अंत में बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, पहले पढ़ेंगे और फिर 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहले 25 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर 50 क्वेश्चन। ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग कल के सिलेबस के हिसाब से चलते हैं महाजनपद, जिसका एमसीक्यू आप लोगों को मिला था। तो महाजनपद किसे कहते हैं? तो बात उन दिनों की है जब वैदिक परंपरा का अंत हो रहा था। तो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास कई छोटे छोटे जनसमूह थे। जनसमूह समझते हैं ना? छोटा ग्रुप, मैंने कुछ छोटा छोटा ग्रुप था, 10-5 लोग 20 लोग का ग्रुप रहता था। कहीं कहीं छोटा छोटा जनसमूह था और उनको कहा जाता था जन। ठीक है, लोग। हाँ, लोग। तो अपने भाषा में कहो तो वो उनको लोग कहा जाता था। और एक है व्यक्ति, तो उसको ह्यूमन इंडिविजुअल व्यक्ति कहा जाता है ना। लेकिन 4 लोग हो जाएंगे, कई लोग वहाँ पे खड़ा हैं, अभी भी बोलते हैं। तो ऐसे जगह क्या कहा जाता था? जन। ठीक है। अब क्या है कि वो लोग जब घूमते घूमते कहीं लोग को प्लेस अच्छा पसंद आ गया, पद मिल जाता था, प्लेस अच्छा पसंद आ गया, तो लोग वहाँ पे परमानेंट टेरिटरी बना लिया, अस्थायी निवास करने लगे। हम अपना पद बना लिए मतलब सर। हाँ, अस्थायी निवास करने लगे। तो अस्थायी निवास अगर करने लगे तो पद हो गया, तो जनपद हो गया। लेकिन आपको तो जनपद पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है महाजनपद। तो महाजनपद क्या है कि जब यही जनपद आगे चल के शक्तिशाली हो गए तो इन्हें महाजनपद कहा। शक्तिशाली मींस कि आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, एग्रीकल्चर के रूप में जब ये डेवलप हो गए, मजबूत हो गए, तो ये महाजनपद हो गए। अब सवाल ये है कि महाजनपद कितने हैं? 16। बिल्कुल, अगर कोई पूछेगा तो आप यही जवाब दीजिएगा, महाजनपदों की संख्या 16 है। हाँ, लेकिन महाजनपदों की संख्या 16 है, ये सानिया जी कह रही हैं। मैं भी ये मान लूंगा कि 12th में आपको 16 ही पढ़ना था। लेकिन महाजनपदों के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहानियां, संख्या भी अलग अलग है। बिल्कुल। जैसे बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए, बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है उसमें बताया गया है कि महाजनपद 16 है। तो अंगुत्तर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अब आते हैं जैन धर्म। जैन ग्रंथ कौन सा है? तो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के अनुसार भी महाजनपदों की संख्या 16 है। यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि महाजनपद कितने थे? 16। लेकिन एक अष्टाध्यायी पुस्तक है, संस्कृत में रचित है, अष्टाध्यायी आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अनुसार महाजनपदों की संख्या 22 है। 22। इस बुक में क्या है? ये ग्रंथ है, ये आपके इतिहास का वर्णन किया गया है, संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है ये। जब उसमें है, ग्रहण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको अब यहाँ ध्यान देना क्या होगा कि कॉमन अगर पूछेगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तब तो आपको 16 ही बताना है। लेकिन अष्टाध्यायी के अनुसार, अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार जनपदों की संख्या कितनी है, 22। तो फिर आपको 22 बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, टर्निंग पॉइंट ले लिया। ठीक है, क्योंकि जनरली 16 ही हम पढ़ते हैं, 16 ही पढ़ाते भी हैं। लेकिन अगर एग्जाम में, क्योंकि आप एसएससी लेवल एग्जाम जा रहे हो, तो उसका काम है आपको छांटना। तो छांटने के लिए क्वेश्चन को घुमाता है। अब सब कुछ मेरी टाइप का, देखो धरती पे 2 ही चीज सीधे हैं, एक जिलेबी और मैं, बाकी तीसरा कोई सीधा हो नहीं सकता है। सही बात है सर। तो एसएससी वाला को सीधा साधा होगा नहीं, वो क्वेश्चन को घुमा देगा। तो घुमा देगा, पूछ देगा अष्टाध्यायी के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? 22। 90% बच्चे जो है 16 मान मानते के आ हैं, जाएंगे। क्या 16 ही पढ़े हुए हैं। तो ये हो गया। अब ये कौन सा युग था? तो ये लोहे का युग था। इसको बोलते हैं आयरन एज। हाँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसे महाजनपद काल को बोलते हैं लौह युगीन सभ्यता, आयरन एज। और जब लोहे से का सभ्यता था तो लोहे के उत्पादन से खेती आसान हुई। और जब खेती आसान होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोग वहां ज्यादा निवास करेंगे, और जब ज्यादा निवास करेंगे तो बड़े राज्यों का उदय होगा।
तो बड़े राज्य या महाजनपद का उदय का एकमात्र कारण था इसका आयरन एज में एंट्री करना। जब लोहे से फल फाल कुदाल बनाए जाने लगे तो खेती आसान हुआ, खेती आसान हुआ तो खेती बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग वहां रहेंगे ज्यादा, और जब ज्यादा रहेंगे तो जनपद बड़ा होगा, तो जाके बनता है महाजनपद। कहने का मतलब है कि महाजनपद बनने का जो कालक्रम है वो ऐसे है, कृषि में उत्पादन में वृद्धि और अधिक उत्पादन होगा तो रिसर्च भी ज्यादा होगा, बचत भी ज्यादा होगा, बचत ज्यादा होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा और उसके बाद राज्य मजबूत होगा। मान के चलिए कि आपके घर में खाने से ज्यादा उत्पादन होगा तभी ना रिसर्च होगा, और जब रिसर्च नहीं होगा तब मार्केट में क्यों बेचिएगा। तो ये बना महाजनपद। महाजनपद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा आ जाएगा, मुद्रा आ जाएगा, करेंसी आ जाएगा, तो आप शहरीकरण में भागिएगा, अपना डेवलपमेंट कीजिएगा ना। तो महाजनपद भी में ही नगरीकरण हुआ। सबसे पहले राजगीर, चंपा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी जैसे महाजनपदों का शहरीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ पे व्यापार का केंद्र बना, यहाँ पे बाजार बना और यहाँ पे सैनिक की जरूरत पड़ने लगी, सैन्य का गठन हुआ और यहाँ पे विकास हुआ। ठीक है, तो नगरीकरण में महाजनपद शुरू हो गया। उसके बाद टैक्स कलेक्शन, कर। तो अब सवाल आता है कि कर कहाँ कैसे था। तो कर का था कि अस्थायी खेतों से शुरू, जो अस्थायी खेती करते हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा, और प्रशासन मजबूत था और विशाल क्षेत्र पे नियंत्रण था। टैक्स कितना लिया जाता था तो ये हम जब आएंगे स्पेशली टैक्स में तो आपको बताएंगे। ठीक है। अब इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का था, 16 या 22 महाजनपद, अब जो भी काउंट कर लो, बेसिकली 16 ही पढ़ना है, 22 अष्टाध्यायी के अनुसार है। तो 16 जनपदों में दो टाइप का राजनीतिक संगठन काम करता था। एक था किंगशिप, किंगशिप मतलब राजतंत्र, जहां पे राजा बॉस होता था और उसके नीचे पुरोहित होता था, पंडित जी, उसके नीचे सेनापति होता था, उसके नीचे खजांची, खजांची मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, खजांची होता था, और उसके नीचे क्या होता था, मगी। हैं मगी ये क्या होता है हमको नहीं पता। मगी। तो सबसे पहले राजा, उसके बाद पुरोहित, उसके बाद सेनापति, उसके बाद खजांची और उसके बाद मंत्री। मंत्री, हाँ, मिनिस्टर। तो ये था किंगशिप का प्रशासनिक व्यवस्था। और किंगशिप कहाँ कहाँ था, आपसे पूछेगा कि मगध में क्या था, राजतंत्र के लोकतंत्र, तो आपको बताना होगा कि मगध में राजतंत्र था। अगर आपसे पूछेगा कि कौशल में क्या था, तो कौशल में भी राजतंत्र था, काशी में भी राजतंत्र था, अवंती में भी राजतंत्र था, वत्स में भी राजतंत्र था, सुरसेन में भी राजतंत्र था। तो राजतंत्र वाले 6 बड़े राज्य का नाम आपको बता दिया, मगध, कौशल, काशी, अवंती, वत्स और सुरसेन। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे क्या था, राजाओं का राज होता था। हाँ, ये 6 जगह। तो ये किंगशिप था, राजतंत्र था। एक अदर पार्ट था जहां पे रिपब्लिक था, गणतंत्र था। गणतंत्र कहाँ था, तो वज्जी हो गया, वज्जी, मल हो गया, शाक्य मतलब वो बुद्ध के जाति वाला, गौतम बुद्ध की जो जहां से जाति वाले लोग जहां रहते हैं, हाँ, शाक्य हो गए, लिच्छवी हो गए, लिच्छवी उनकी माँ का है, शाक्य जो है वो हाँ पितृवंश वाले हैं, बुद्ध के वंश वाले हैं। तो यहाँ पे क्या था, रिपब्लिक था। रिपब्लिक में आता था कि एक असेंबली होता था, सभा होता था, सभा के बाद काउंसिल बैठती थी, परिषद बैठती थी, उसके बाद वहां पे डिसीजन जो होता था वो साझा होता था, हाँ, इंडिविजुअल डिसीजन वहां पे कोई नहीं लेता था। और जो शासन था वो सामूहिक शासन था, सबको मिलकर शासन करते थे। ठीक है, तो ये रिपब्लिक हो गया। वहां की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत और प्राकृत थी। जनपदों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत और प्राकृत। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही छोटे छोटे चीज हैं जो आपके एग्जाम में आपको परेशान करेंगे। हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, अब आते हैं कि ये 16 महाजनपद है, तो किस राज्य में कितने महाजनपद थे। तो बिहार में सबसे ज्यादा महाजनपद थे क्या, नहीं, सबसे ज्यादा महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने थे, उत्तर प्रदेश में 8 थे। बिहार में कितने थे,
बिहार में 3 थे, राजस्थान में 1 था और मध्य प्रदेश में 1 था, दक्षिण भारत में 1 था और भारत के बाहर 2 आउट ऑफ इंडिया 2, 16 महाजनपद हो गए। क्लियर है? उसके बाद आते हैं कि सबसे पुराना महाजनपद कौन है, प्राचीन महाजनपद कौन है। तो सबसे प्राचीन महाजनपद अंग है, लेकिन काशी को भी माना जाता है प्राचीन। तो अंग के जगह पे अगर काशी में ऑप्शन आ जाए तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आंसर सही हो जाए। ठीक है? सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो ये था अंग। व्यापार के लिए भी सबसे ज्यादा पॉपुलर अंग था, घोड़ों के लिए भी सबसे ज्यादा पॉपुलर अंग था और सबसे पूर्वी भाग में भी अंग था, यानी कि सबसे पूर्वी महाजनपद भी अंग था। तो पूर्वी अंग, प्राचीन अंग, घोड़ों के लिए अंग और व्यापार के लिए अंग, यानी कि सबसे पॉपुलर अंग हो गया 4। भारत के बाहर कौन कौन से महाजनपद थे? तो एक कंबोज है, कंधार, ठीक है, साउथ इंडिया दक्षिण है, और दक्षिण भारत में एक अस्मत जो गोदावरी नदी के तट पे बसे हुए एरिया है। अगर उत्तरी भारत की बात, उत्तर के कॉर्नर बोला है उत्तरी भारत में, उत्तर में सबसे उत्तर में कौन है? तो कंबोज। कंबोज दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है। वहाँ का एक बॉलर था, क्या तो नाम था, अंशुल कंबोज। वो 22 मत में नासिक विकेट ले लिया था, उसको लोग AK-47 के नाम से जानता था। तो कभी कभी होता है कि किस खिलाड़ी का नाम AK-47 के नाम से जाना जाता है, तो अंशुल कंबोज इसी कंबोज का के नाम उसका पड़ा था। अंशुल कंबोज, हाँ, उसको AK-47 के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम में आ जाइए, सबसे पश्चिम में अवंती। वेस्ट बंगाल। सेना कैसी थी? सेना का वहाँ बहुत सारा प्रकार था, कम से कम 4 प्रकार की सेना का व्यवस्था था। एक था पैदल सेना, एक था घुड़सवार सेना, एक था रथ सेना और एक था हाथी सेना। तो 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है महाजनपदों। टैक्स की बात की जाए तो लैंड टैक्स भूमि कर लगता था। लैंड टैक्स कितना होता था? 1/6। किसका? प्रोडक्शन का। जितना आपका उत्पादन हुआ उसका 1 भाग आपको देना है और 5 भाग जो उत्पादन किया उसके पास अपना। ठीक है? यानी कि एक दर्जन केला अगर मार्केट में आया तो उसमें 2 पीस टैक्स लगेगा और 10 पीस आपका। ठीक है? और क्या टैक्स लगता था? तो बिजनेस टैक्स लगता था। तो लैंड टैक्स हो गया, बिजनेस टैक्स लगेगा। चराई वो समझते हैं ना, जो पशु लोग चरते हैं, जो पशु को चराया जाता है। हाँ, पशु लोगों को चराने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, जमीन पे जो चराएंगे तो वो घास वास जो उगेगा ना खाएगा तो उसके लिए प्रोडक्शन करना, उसका भी व्यवस्था करना होगा कि पशु खाएगा क्या। आज ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। पहले क्या था ना कि जैसे इंसान के खाने की व्यवस्था होती थी, वैसे पशु खाने की व्यवस्था की जाती थी। उनके लिए स्पेशल खेत बनाए जाते थे, घास उगाए जाते थे। तो चराई टैक्स लगता था। भाई आप गांधी मैदान में जाते हो तो 10 रुपए 10 देख ना जाते हो, रील बनाओगे। आपकी बात नहीं कर रहे, मतलब कॉमन से जो लोग जाते हैं वहाँ जाकर फोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो पहले तुमको देख जाना पड़ेगा। अब सब कोई मेयर नहीं ना है कि वहाँ पे इवेंट करवा लेगा, आपको तो जाकर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही था। और पानी का भी टैक्स लगता था। आज बस फर्क क्या है कि आज जो आपको वाटर टैक्स लगता है वो पीने वाला पानी होता है। उस टाइम जो वाटर टैक्स लगता था वो सिर्फ सप्लाई सिंचाई के लिए लगता था, सिंचाई टैक्स लगता था। ठीक है? तो टैक्स क्लियर हो गया। कर किसी कर के कौन कौन सा लगता था। अब आपसे पूछेगा क्या? पूछेगा कि भूमि कर कितना था? तो 1/6 उत्पादन का। ठीक है? ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछेगा कि प्रशासनिक विभाजन कैसे था? तो सबसे ऊपर राज्य के बाद जिला के बाद गांव और गांव के बाद सैनिक और कर अधिकारी अलग होते थे। तो राज्य स्तर पर अधिकारी होते थे, जिला स्तर पे होते थे, गांव स्तर पे होते थे, सेना का अधिकारी होता था और कर का अधिकारी का टैक्स कलेक्टर अलग होता था। तो ये प्रशासनिक ढांचा था। अब आते हैं कि नगर का विकास। तो सबसे पहले तक्षशिला, बनारसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगिरी ऐसे नगरों का विकास हुआ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला गंधार। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पूछेगा किस महाजनपद में आता था? तो गंधार महाजनपद में आता था। गंधार महाजनपद। हाँ, महाजनपद में आता था कि यहाँ पे था गंधार में। ये गंधार महाजनपद था। तक्षशिला विश्वविद्यालय। हाँ। तो गंधार महाजनपद में आएगा ना। तक्षशिला एक छोटा एक जगह है, एक प्लेस का नाम है। जैसे पलामू की बात की जाए तो पलामू तो डाली में रहते हो, अगर डाली की बात करें डाली अभी आवाज हो या मोहल्ला हो, एक लोकेशन हो जाएगा ना। तो गांधार महाजनपद था, वहां पे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है? और सबसे शक्तिशाली
कौन था सबसे पावरफुल, कौन महाजनपद था? मगध। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नहीं, मगध। और मगध के मौर्य साम्राज्य का जैसे ही इसमें शुरुआत होता है तो महाजनपद प्रणाली खत्म होती है, यानी कि 322 ईसा पूर्व के आसपास से महाजनपद को खत्म होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि कितना है 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य महाजनपद रहा। कभी कभी ये पूछता है कि महाजनपद परंपरा कब खत्म हुई, तो 322। और मैं बताता हूँ कि एक बहुत कम ही टीचर इस बात को बताते हैं कि महाजनपद परंपरा खत्म कब हुई। 322 शुरू कब हुई ये सब बता देंगे, लेकिन खत्म होता है बहुत कम ही लोग बताते हैं। 600 ईसा पूर्व में तो स्टार्ट हुआ 320। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर, जो वर्तमान का राजगीर है। और पहला महाजनपद कौन बना? 16 महाजनपद थे या 22 महाजनपद थे, जो भी अलग अलग रूपों में। तो पहला महाजनपद कौन बना? तो फिर आप वज्जी जो है पहले महाजनपद रूप में डेवलप हुआ। चलिए अब आते हैं 16 महाजनपद, उनकी राजधानी के नाम। तो मगध जो सबसे शक्तिशाली जनपद था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, गिरिब्रज और राजगृह, 3 जगह उसकी राजधानियां रही। और वर्तमान में ये तीनों क्या है? पटना, गया और नालंदा, बिहार। हाँ, पाटलिपुत्र, गिरिब्रज और राजगृह जो है इसका नाम बदल के हो गया है पटना, गया और नालंदा। तो वर्तमान में मगध का सेंटर जो पॉइंट था, कैपिटल था, वो पटना, नालंदा और गया। यानी कि आप जहां से आती हैं वो मगध का कैपिटल हुआ करता था। सानिया। अंग की राजधानी चंपा थी, इसीलिए बिहार में गाना भी पॉपुलर हुआ था, चंपा चमेली कहाँ जाता बाड़ू। तो ये चंपा जो थी, चंपा राजधानी था। और चंपा जो वर्तमान है भागलपुर और मुंगेर का हिस्सा है, जहाँ पे वो फिल्म एक्ट्रेस का नाम है नेहा शर्मा की जहाँ से आती है, बिहार भागलपुर से नेहा शर्मा। कौशल, तो कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। श्रावस्ती का एक नाम साकेत भी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ देगा साकेत, आप सोचिए तो नाम सर तो श्रावस्ती पढ़ाते, साकेत कहाँ से आ गया, सर में खजली हो जाएगा। ऐसे भी ठंडा के दिन में डैंड्रफ ज्यादा हो जाता है तो खसर खसर खींचेगा ऐसे, ससुरांचल में नहीं आ रहा है। तो कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती, और ये वर्तमान में है फैजाबाद, गोई और बहराइच। फैजाबाद मीन्स अयोध्या, यूपी। तो तीनों फैजाबाद, गोई और बहराइच जो है ये तीनों यूपी में है। यानी कि कौशल क्षेत्र जो है वो अयोध्या वाला एरिया जो है वो कौशल क्षेत्र है। चौथा है अवंती, जो उज्जैन का एक और नाम है महिष्मती, और ये पड़ता है उज्जैन कहाँ? महाकाल की नगरी कहाँ है? मालवा, मध्य प्रदेश, एमपी। गांधार मैंने तुरंत बताया, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान में शोएब अख्तर का जो घर था रावलपिंडी, जो दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है, वहां पे उसका इलाका था, और पेशावर का इलाका था। पेशावर में जो बम ब्लास्ट का खबर सुनेंगे। तो रावलपिंडी और पेशावर जो पाकिस्तान में है, वो कभी हुआ करता था हमारा गंधार। काशी, इसकी राजधानी बनारसी थी, और ये वर्तमान में भी बनारस के नाम से पॉपुलर है, यूपी में। पंजाब जो है इसका राजधानी था कानपुर में, और ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का जो एरिया है यूपी का, वो वर्तमान का है। वज्जी की बात की जाए, जो पहला महाजनपद था, तो ये बिहार, वैशाली इसका राजधानी था, और वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो इलाका है ये पड़ता है बिहार में, ठीक है। कंबोज, हाटक, कंबोज मैंने बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ इलाका है, इसका राजधानी हाटक हुआ करता था। सूरसेन, मथुरा यूपी में है, जहाँ पे हेमा मालिनी सांसद हैं। सूरसेन हो गया। मल जो है बुरावती या कुशावती, या उसको वर्तमान में हम लोग कुशनारा के नाम से जानते हैं, तो ये इसका राजधानी हुआ करता था। ये देवरिया यूपी में है, बिहार से बड़ा सटा हुआ इलाका है। असमत पाटन, तो ये गोदावरी नदी के तट वाला इलाका है, इसका राजधानी पाटन हुआ करता था। ये पाटन डालने वाला मत काउंट कर लीजिएगा, जो आपके डालने से 10 किलोमीटर दूरी है। ये गोदावरी नदी साउथ इंडिया की तरफ पड़ेगा, ठीक है, साउथ इंडिया। हाँ। कुरु, इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ जो है, अब आपसे पूछेगा कि इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम क्या है?
तो जो आपकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का पुराना नाम? हाँ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। तो असम की कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत वर्तमान में हरियाणा, मेरठ और दिल्ली आता है। कुरु आप सुने होंगे, कुरुक्षेत्र का मैदान, तो हरियाणा में था ना वो, तो हरियाणा से लेकर मेरठ और दिल्ली का जो एरिया था वो आता था कुरु में। असली राजधानी दिल्ली थी, यानी कि इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ का नया आधुनिक नाम है दिल्ली। अब आते हैं मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो जयपुर और उसके सीमावर्ती इलाके को टच करती है। जयपुर कहाँ है? पिंक सिटी, सॉरी कहाँ है ये? राजस्थान में। राजस्थान, करेक्ट। उसके बाद है चेदी, इसका राजधानी था शक्तिमती, जो बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। और वर्ष की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद मिर्जापुर में थी। तो मैंने आपको 25 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाया, ब्रेक किया। नाइस टाइम टू और अब समय है 50 क्वेश्चन का, जो कि आप लोग घर से बनाएंगे या कमेंट करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये 50 क्वेश्चन अच्छे से हम लोग कवर करें। शुरू करें? हाँ सानिया जी कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? क्या उनको मार क्यों नहीं है? नहीं सर, कुछ कांड कीजिए अभी, इसीलिए छुट्टी काटी। सानिया जी का ये कहना था कि ये क्वेश्चन सर हमको भेज दीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। प्रिया जी से मांग रही थी, तो खैर क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिया जाएगा क्योंकि 4 दिन बाद मिलेगा। ये प्रैक्टिस का टाइम है। अगर हम अभी भेज देंगे तो देख के तब छाप लीजिएगा। छापने बाद भी इससे आपकी बात नहीं करें, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि आंसर मैं आपको अभी भी दे सकता हूं, लेकिन फिर आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, और पढ़ने का टेक्निक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, बेशक। खैर, बहुत आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कलम और कॉपी उठाइए और तैयार कीजिए। जी बोलिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। 5, बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? निधन। 6, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, पहली बौद्ध परिषद कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? और चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? श्रीलंका। सॉरी, रॉन्ग आंसर है। चौथी जो है वो कनिष्क ने करवाया था, और कहाँ करवाया था आपको याद आ गया होगा। तो चौथी यानी कि पहली से लेकर चौथी तक का बौद्ध परिषद कहाँ हुआ ये बताना है। संगति। परिषद मतलब संगति, ठीक है। उसके बाद है थेरवाद का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली। थेरवाद संप्रदाय था, प्लेस नहीं है। महायान का अर्थ क्या है ये आपको बताना है, और बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बौद्ध के त्रिरत्नों के नाम बताइए और बुद्ध के वास्तविक नाम को भी उल्लेख कीजिए। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की ओर, तो बुद्ध के पिता का नाम क्या था? वहीं बुद्ध किस वंश से थे, मैंने अभी तुरंत इसी वीडियो में बताया है। तो बुद्ध किस वंश से थे ये बताना है। बुद्ध की माता का नाम क्या था? और अगर आप लोग माया लिखने वाले हैं तो मत लिखिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, गौतमी लिखेंगे। वो मौसी थी। तो मौसी तो पालन पूछी। नहीं, मैंने माता का नाम पूछा है, मौसी का नाम देने का। तुम्हारा डेथ कर लेकिन फिर वही माता। तो डेथ कर जाएगी तो माता नहीं रहेगी। क्या मजाक? अरे मजाक नहीं, इसलिए पूछ लिए। ठीक। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? और सबसे आसान प्रश्न यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस पर्व के दिन हुआ था, किस त्योहार के दिन हुआ था? अगला प्रश्न है, वैशाख पूर्णिमा किस चीज का प्रतीक है? बुद्ध का अंतिम भोजन क्या था? और धम्म पर किसकी रचना है? और 25वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रसार किसके समय में हुआ? तो ये 25 प्रश्न आपको आज दिए गए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड।
और सभी आसान प्रश्न हैं। हालांकि पीछे से आवाज आ रही है कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप जब युद्ध के मैदान में जाते हो तो आपके तर्कस में ऐसे हथियार होने चाहिए जो बाकियों के पास ना हो और युद्ध के समय आप उसका उपयोग कर सकें। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को टच करें जो कॉमन बच्चे टच नहीं कर पाते हैं, और एसएससी या बड़े एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं और वहाँ वो मार्क नहीं ले पाते हैं, मार्क्स लेके आते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 25 में 5-6 क्वेश्चन आपके ऊपर चला गया, फिर भी पढ़ना तो है। चलिए अगले राउंड में चलते हैं जैन धर्म। 25 बौद्ध धर्म सुबह और 25 जैन धर्म। जैन धर्म के 25वें तीर्थकर कौन थे? 24वें ना सर, महावीर जैन। करेक्ट, 24वें तीर्थकर कौन थे? 25वें तीर्थकर गुड। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2। महावीर के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 3। उनकी माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 4। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म पार्श्वनाथ का मंदिर झारखंड में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1386। पार्श्वनाथ किस तीर्थकर में के हैं? वो पार्श्वनाथ जो थे वो क्या में तीर्थकर थे? क्वेश्चन ये है किस तीर्थकर ने अहिंसा का किस तीर्थकर ने अहिंसा का सिद्धांत दिया? गौतम, सॉरी, ये जैन धर्म के महावीर जैन ने। नो, रॉन्ग आंसर है। महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन है। जैन धर्म का ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र मत लिखिएगा, मैं किसी और ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, दिगंबरों के संस्थापक किसे कहा गया है? दिगंबर और श्वेतांबर दो थे ना? हाँ। तो दिगंबरों का संस्थापक किसे कहा गया है? ये प्रश्न है। नागार्जुन। और श्वेतांबरों का गलत जवाब है सानिया जी। श्वेतांबरों का संस्थापक कौन थे ये भी आपको बताना होगा। और ये सिर्फ एसएससी और ग्रेजुएशन की बात नहीं है, 12th के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप दोनों को पढ़ना है। तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट कीजिए। महावीर के अनुयायी शिष्य का नाम क्या था? अभी तक आपने गौतम बुद्ध के अनुयायी को पढ़ा था, लेकिन यहाँ प्रश्न उलट गया है और ये प्रश्न है महावीर का। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे? और अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? जीव और अजीव का सिद्धांत किस धर्म में दिया गया है? जैन द्वारा पूजा की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जैन जो पूजा करते हैं, जिस मुद्रा पूजा करते हैं, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? और जैन धर्म का प्रचार सबसे अधिक भारत के किस भाग में हुआ? महावीर का घुमंतु जीवन कितने वर्ष तक रहा था? सलाका पुरुष किस में वर्णित है? सलाका पुरुष किसे कहा जाता है, किस धर्म में कहा जाता है? और पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। हाँ, पता है कि जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये तुक्का मारना होगा, क्योंकि अगर ये दूसरे मिक्स क्वेश्चन होता तो आपको परेशान हो जाते आप। जैन धर्म किसका विरोध करता है? अहिंसा का। अहिंसा का विरोध क्यों करेगा? और हिंसा का विरोध क्यों करेगा? सॉरी, हिंसा का विरोध करेगा। नहीं, धर्म किसका विरोध करता है? और महावीर को क्या कहते थे? महावीर का क्या नाम था या उनको क्या कहते थे? और 50वां क्वेश्चन है, तप जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म में तप को क्या माना गया? तो ये हुए 50 एमसीक्यू जिसके आंसर आपको बताने हैं। अगर आप चाहें तो और बोल दिया नहीं ना। चलिए मिलते हैं कल पुनः नए प्रश्न के साथ, नए क्लास के साथ। बाय बाय।